हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी का हमारा प्रैक्टिस सेट है सीटेट के लिए, जो कि 20 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम है। इससे पहले हमने ईवीएस का कल प्रैक्टिस सेट लगाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे जाकर देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा, भले ही हमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो उससे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब किस प्रकार से पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये हम नहीं समझ पाते। तो इसलिए हमारा जो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी का, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। पहला ऑप्शन है किंडरगार्टन, दूसरा है मांटेसरी विधि, तीसरा है डेक क्रॉली और चौथा है अभिक्रमित अनुदेशन। तो जो हमारी ये किंडरगार्टन और मांटेसरी और डेक क्रॉली है, ये हमारे भाषा शिक्षण पद्धति है। लेकिन जो अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली ये किसका है? तो ये अधिगम से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अधिगम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। तो किंडरगार्टन, मांटेसरी और डेक क्रॉली, ये तीनों ही हमारी क्या है? भाषा शिक्षण की पद्धति है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया है अभिक्रमित अनुदेशन, ये अधिगम से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। बालक की जो प्रारंभिक भाषा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये किसकी मानना, मतलब किसका मानना है? तो मांटेसरी विधि का मानना है, या महात्मा गांधी जी का, या फ्रॉवेल जी का है, या किलपैट्रिक का है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी कहते थे कि बच्चा जो होता है एक तो अपने घर से ही आता, अपने घर के परिवेश से। तो अगर हम लोग उसकी मातृभाषा छोड़कर दूसरी भाषा में पढ़ाएंगे तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी वो बच्चा है, छोटा है और अपनी मातृभाषा के ही बारे में जानता है, वही बोलना जानता है। तो अगर हम उसकी मातृभाषा में पढ़ना या लिखना सिखाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएगा और उसे मतलब ग्रहण भी कर पाएगा। तो इसीलिए मातृभाषा में सिखाना चाहिए। किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो मांटेसरी है, ये मांटेसरी विधि एक है जो शिक्षा प्रणाली है, मरिया मांटेसरी ने दिया था। और खेल विधि किसने दिया? तो फ्रॉवेल ने दिया। किलपैट्रिक जो थे, इन्होंने प्रोजेक्ट विधि दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृत प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण के लिए जो उपयुक्त नहीं है वो कौन सी नहीं? कक्षा अभिनय जो प्रणाली है, ये क्या है? उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है? क्योंकि जब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई अभिनय नहीं कर सकते। अब कोई परिभाषा है, जैसे मान लीजिए संज्ञा की परिभाषा है, तो किसी उसमें ये थोड़ी रहेगा कि आप उसे अभिनय के द्वारा उस परिभाषा बताएं कि हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जिससे नाम का बोध हो। हाँ, ये बता सकते हैं कि जैसे राम है तो इसके राम होने का बोध हो रहा, नाम का बोध हो रहा, तो ये संज्ञा, लेकिन उससे अभिनय तो नहीं करा सकते ना। तो इसीलिए जो हमारा उपयुक्त प्रणाली नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है, ये कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है बनारस, दूसरा मिर्ज़ापुर, तीसरा इलाहाबाद और चौथा लखनऊ है। तो जो आनंद कादम्बनी पत्रिका है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका का जो प्रकाशन है, ये यूपी के मिर्ज़ापुर से होता है। इस पत्रिका के जो संपादक हैं कौन है? बद्री नारायण चौधरी जी हैं। इन्हें प्रेमघन भी, इनका जो उपनाम है वो क्या है? प्रेमघन है। बद्री नारायण चौधरी जी का उपनाम क्या है? प्रेमघन है। और ये जो आनंद कादम्बनी पत्रिका है, ये कहाँ से प्रकाशित होता है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होता है। ठीक, इनकी एक पत्रिका और है जिसका नाम है नागरी नीरद, ये भी मिर्ज़ापुर से ही निकाली जाती है। ठीक, और एक है हंस पत्रिका जो बनारस से निकलती, इन्हीं की है, बद्री नारायण जी की ही है। ठीक, इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद्र जी थे जिन्होंने प्रतीक पत्रिका निकाला। और कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ? जो
मुंशी प्रेमचंद्र जी ने पत्रिका निकाला था जिसका नाम था प्रतीक पत्रिका, तो इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो हमने इलाहाबाद से कौन सी पत्रिका होती है, तो इलाहाबाद से हमारी प्रतीक पत्रिका जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। तो प्रतीक पत्रिका कहाँ से संपादक होता है इसका, तो इलाहाबाद से होता है। अगर हम और देखें कि जो बनारस है यहाँ से किस पत्रिका का संपादक होता, तो एक हंस पत्रिका करके है जो कि इन्हीं बद्री नारायण जी का ही है। तो यह कहाँ से होता है, तो ये हंस पत्रिका ये बनारस से होता है। ठीक, अगर हम लखनऊ की बात करें तो एक जो गे थे उनके द्वारा एक प्रकाशित पत्रिका तद्भव पत्रिका है, वो कहाँ से होती है, तो वो लखनऊ से होते हैं। ये हमारे हो गए। तो ये सारे पत्रिका जो है, कभी कभी केवल पत्रिका ही पूछ लिया जाता है कि पत्रिका किसके द्वारा, मतलब इस पत्रिका के संपादक कौन है या कब इस पत्रिका को निकाला गया और कहाँ से निकाला गया। इस प्रकार हमारी पत्रिका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना है। पहला ऑप्शन है अखराट अखरावट, दूसरा है छत्रसाल दशक, तीसरा है दीपशिखा और चौथा है खुमार रासो। तो आदिकाल की जो रचना है वो कौन सी है, खुमार रासो है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जानें तो खुमार रासो के जो रचयिता हैं वो कौन है, दलपत विजय हैं। खुमार रासो के रचयिता कौन है, तो दलपति विजय इसके क्या है, रचयिता हैं। अगर आदिकाल की अन्य रचनाओं की हम बात करें तो एक बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवदय की रचना है, परमाल रासो आल्हा खंड है। ठीक, तो ये सब हमारी आदिकाल की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। पूर्व ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना प्रश्न के बाद, या आदर्श वचन के बाद, या मौन वचन के बाद। तो जो हमारे तो हिंदी अगर इसमें देखें तो हिंदी गद्य तो जो हमारी उद्देश्य कथन होता है प्रस्तावना कथन के पश्चात आता है। उद्देश्य कथन कब आता है, तो प्रस्तावना प्रश्न के बाद आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। किसी भी शब्द का जो अर्थ है उसे स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त माना गया है, तो किसी भी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए जो हमारा सबसे उपयुक्त तरीका वो कौन सा वाक्य प्रयोग का होता है। मान लीजिए हमें एक शब्द दिया गया, कौन सा दिया गया कि जो निरामिष शब्द दिया गया। ठीक, निरामिष का मतलब होता है कि जो मांस रहित भोजन हो, मतलब ऐसा भोजन जिसमें मांस ना हो। तो अब हमें इसको क्या करना है, इसका अर्थ बताना बच्चे को, निरामिष शब्द का अर्थ बताना। तो क्या करेंगे हम, अब कैसे बताएं, तो हम एक वाक्य बनाएंगे। जैसे वाक्य हमारा क्या होगा, राकेश जो है वो निरामिष भोजन करता है, मतलब वो राकेश मतलब मांस रहित भोजन करता है। तो निरामिष शब्द इसमें हम वाक्य प्रयोग की तरफ मतलब बता दें कि वो जो भोजन करता है वो कैसा होता है, मतलब मांस रहित होता है, मतलब या निरामिष होता है। निरामिष का मतलब क्या होता है, मांस रहित भोजन। जैसे राकेश जो है वो अपने टिफिन में मांस रहित भोजन लेकर आता है। ठीक, तो इस प्रकार हम अपना वाक्य प्रयोग करके अर्थ को समझा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर होगा। ये लीजिए निरामिष आई गया, कोई बात नहीं। निरामिष किसे कहते हैं, निरामिष जो होता है मांस रहित भोजन होता है, तो हम बता ही चुके हैं। और एक समिष करके आ जाता है, निरामिष और समिष। निरामिष का अपोजिट क्या होता है, समिष होता है। तो समिष का मतलब होता है मांस सहित भोजन और निरामिष क्या होता है, मांस रहित भोजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया।
ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकते हैं। कभी ये पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो उर्वशी हो गया। अब पूछा जा सकता है कि उर्वशी किसकी रचना है, तो किसकी रचना है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना। अब इसमें पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने का वर्ष पूछ लिया गया है। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। तो जो इनका ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने का जो समय था वो कौन सा था? पहला ऑप्शन है 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1973 में या 1974 ईस्वी में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शहद शब्द है, शहद क्या है? तो जो शहद शब्द है ये हमारा कौन सा शब्द है? तो अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो वह शब्द जो संस्कृत के आए हुए हैं ये हमारे तत्सम हो गए। तत्भव होते कि जो संस्कृत के आए हैं लेकिन उसे तोड़ मड़ोड़ कर मतलब कि बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, वो हमारा तत्भव हो गया। देशज हो गया जो हम देश की भाषा जो जिसकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता कि कहाँ से इसका कहाँ से ये शब्द आया है। और आगत शब्द वे होते हैं जो विदेशों से आए होते हैं। आगत शब्द कौन से होते हैं? जो विदेश से आए होते हैं। तो जो शहद है ये हमारा क्या है? आगत शब्द है, विदेश से आया हुआ शब्द है। ठीक। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो वनिता का जो प्रयोग होता है, पहला ऑप्शन है जंगल, दूसरा स्त्री, तीसरा पुस्तक और चौथा व्यवसायी। तो वनिता का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? स्त्री का होता है। वनिता किसका अर्थ है? तो स्त्री का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? तो स्त्री के अर्थ में करते हैं। अब इसकी हम अगर देखिए पर्यायवाची शब्द था तो वनिता का, तो अगर हम इसकी वनिता शब्द जो स्त्री वनिता जो स्त्री का पर्यायवाची है, तो अगर और पर्यायवाची देखें हम तो नारी, कलत्र, त्रिया, वामा, कांता, रमणी, कामनी, प्रमदा, सुंदरी, ये सब किसके? स्त्री के पर्यायवाची हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद जो है ये किसका पर्याय है? विष्णु जी का है, शिव जी का है, सूर्य जी का है या कामदेव जी का है? तो मुकुंद जो है ये विष्णु का पर्याय है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम विष्णु जी की और देखें पर्यायवाची शब्द तो पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणि, उपेंद्र, चतुर्भुज, गरुड़ध्वज, विश्वम्भर, ये इनके क्या हैं? पर्यायवाची शब्द है विष्णु भगवान जी के। आगे बढ़ते हम लोग। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो अगर हम देखें पहला ऑप्शन है जायसी, दूसरा रैदास, तीसरा कबीरदास और चौथा दादू। तो जो ये पंक्ति है ये किसकी है? कबीरदास जी की है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। कबीरदास जी की ये पंक्ति है। आगे बढ़ते हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी का फूल, चिंतामणि, छड़ बोले, कड़ मुस्काए, आलोक पर्व। तो रामचंद्र शुक्ल जी की अगर हम अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी जो निबंध है उन मित्रता, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति, ये सब इनके क्या है? निबंध हैं। ठीक। और चिंतामणि भी इनका निबंध है। तो हमारा निबंध पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चिंतामणि किसकी रचना है? निबंध संग्रह है तो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बारात, बसंत, बारात, वसंत, बारात, वसंत, बारात, वसंत। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बसंत नहीं लिखा जाता, वसंत लिखा जाता है। बारात नहीं होता, बारात होता है। बारात नहीं बारात होता है और बसंत नहीं होता, वसंत कहा जाता है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्धस्वर हैं या व इ उ री, लिरी, री और श। तो अर्धस्वर किसे कहा जाता है? तो या व को अर्धस्वर कहा जाता है। ये हमारे कौन से हैं? ये कौन से हमारे स्वर हैं? तो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन। तो या, रा, ला, व
ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। या और वा को हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्य के लिए एक शब्द। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो एक ही बात को बार बार दोहराते रहना, इसके लिए हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है आगार, प्रकथन, पृष्ठपेषण, प्रस्तावना। के लिए जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? पृष्ठपेषण। पृष्ठपेषण जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना, मतलब पृष्ठपेषण करना। बुद्धिहीन शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो जो बुद्धिहीन शब्द है, बुद्धिहीन मतलब इसे हम लोग ना तो दे केवल मतलब ऐसे शब्द जिसे हम महसूस कर सकते हो, वो हमें दिखाई ना दे और ना ही उसे हम छू सके। अब कोई व्यक्ति बुद्धिहीन है तो उसके हम जहाँ जो उसका मस्तिष्क है अंदर से, उसे हम छू तो नहीं सकते, टटोल के देखें कितना है कितना नहीं, मतलब उसे केवल हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ उसकी एक्टिविटी से, उसके व्यवहार से कि हाँ ये बच्चा जो है ये बुद्धिहीन है, या जो व्यक्ति है ये क्या है, बुद्धिहीन। तो उसे महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा है? भाववाचक में आएगा। तो भाववाचक किस में आता है? तो संज्ञा का पार्ट क्या है? भाववाचक। तो ये हमारी क्या है? संज्ञा में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर। सॉरी, गलत हो गया, ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं रहेगा, इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। अगर बुद्धिहीन शब्द को व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये विशेषण शब्द है कि वो बालक जो है बुद्धिहीन है या गुणहीन है या बहुत ही चालाक है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये हमारा विशेषण होगा। पहले जो मैंने बताया शायद कुछ मिस्टेक कर दिया, कुछ और पढ़ लेते। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विशेषण। ठीक। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन है अपादान कारक, दूसरा संबंध कारक, तीसरा अधिकरण कारक, चौथा संप्रदान कारक। तो जो हमारा कारक होते हैं, कारकों की संख्या कितनी है? तो कारकों की संख्या हम देखें तो 8 मानी गई है। कौन कौन से हैं? तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण, संबंध, संबोधन, ये सब हमारे कौन से हैं? ये हमारे क्या हैं? कारक है। तो अब इसमें हमारा जो कारक होगा वो कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो अपादान में होता है कि अपादान का जो विभक्ति होता है या कारक चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में होता है। मतलब किसी चीज़ से जब कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। अब छत से ईंट अलग हो रही है तो किसका यहाँ पर किस कारक का बोध हुआ? तो यहाँ अपादान कारक का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। अगर हम संबंध कारक की बात करें तो जहाँ पर संबंध बताया जा रहा हो, जैसे का, की, के, ये कारक चिन्ह आ रहा हो तो ये हमारा संबंध हो गया। संप्रदान तो के लिए ये शब्द आए तो ये हमारा क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। अधिकरण तो में पर अगर आ रहा है तो ये हमारा अधिकरण कारक हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा ऊर्मी, महत प्लस मर्मी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महा प्लस उर्मी। और ये जो हमारा अगर देखा जाए कि जो संधि है ये किस मतलब किस संधि का है, तो ये हमारा जो है ये गुण संधि का है। मतलब जो स्वर संधि को 3 भाग में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करें तो उसे 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़, वृद्धि, आदि। तो इसमें से हमारा जो है ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है महो प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी। तो जैसे गंगोर्मी हो गया, महोर्जा हो गया, तो ये सब हमारा क्या है? उस गुण संधि का उदाहरण है। अगर स्वर संधि की दिया गया होता तो भी हमारा सही रहता। आगे आगे जो हमारा क्वेश्चन है, समष्टि का समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है।
विपरीतार्थी शब्द है। मतलब कि इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो समष्टि का विशिष्टि, अपिष्टि, व्यष्टि और अपुष्टि। तो समष्टि का अगर हम विलोम शब्द देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। समष्टि का क्या होता है? व्यष्टि होता है, व्यष्टि। आगे बढ़ते हैं हम लोग। करपट का तद्भव रूप है। करपट, कपट, कारपेट, कपड़ा, कपूर। तो कपूर का तो हमारा कर्पूर हो जाता है। कपूर जो है ये क्या है? ये हमारा तत्सम है। कपूर जो है ये भी तत्भव है, और कारपेट ये भी तत्भव है। मतलब इतने इसमें जितने भी दिए गए हैं सारे तत्भव शब्द ही हैं। अब इसमें हमें करपट जो है तत्सम है, तो हमें ढूंढना है कि करपट का जो तत्भव है क्या होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। करपट का क्या हो जाता है? कपड़ा होगा। करपट का कपड़ा हो जाएगा। ठीक। अगर हम कपूर की तत्सम की बात करें तो कर्पूर हो जाता है, और कपट, कारपेट ये सब तो हमारा क्या है? कौन से शब्द है? ये तत्भव। चारों ऑप्शन। और कपूर का अगर देखें तो कर्पूर हो जाएगा। करपट का जो करपट कपड़ा का हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में कौन सा प्रत्यय? तो अगर प्रत्यय की बात करें तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग देखें तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो रमणीय में अगर हम प्रत्यय की बात करें तो पहला ऑप्शन है अनीय, ईय, रमणीय। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। रमणीय में क्या है? अनीय प्रत्यय है। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैरो सबे रघुवंश कुठार की धार में, 12 बजे सरथही बान की वायु उड़ाव के, लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ ही। इस वाक्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो पहला ऑप्शन हमारा रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस और वीर रस। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, रौद्र रस। ठीक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। मतलब इसमें कौन सा छंद है ये पूछा गया है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। तो पहला ऑप्शन है दोहा, दूसरा सोरठा, तीसरा रोला और चौथा बरवे। तो अगर हम लोग दोहा छंद की बात करें तो इसमें जो होता है पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो अगर हम देखें कि ये दोहा है तो किस प्रकार देखेंगे? पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? तो 13-13 मात्राएं होंगी। तो मात्रा हम किस प्रकार गिनते हैं? अगर बड़ी, जैसे बड़ी ई है, या मतलब जो छोटाऊ, मतलब छोटाऊ, छोटी ई और छोटा, इन मात्रा को छोड़कर, मतलब 3 मात्रा को छोड़कर और जितने भी ए आई ये सब होते हैं इसमें 2 मात्रा गिना जाएगा, और आ ई उ इसमें जो है 1 मात्रा गिना जाएगा। मतलब जहाँ जैसे ये श्री है तो यहाँ हम क्या करेंगे? 2 मात्रा लगाएंगे। ये हमारा हो गया 2 मात्रा का। ऊ का मात्रा है तो यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ ओ की मात्रा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। अब हम गिनते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो पहले में 13 आ रहा है। जब तीसरा हम लोग देखते हैं 1, 2, 3 और 4, तो 4 ये हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये हमारा क्या है? दोहा है। ठीक। इसी प्रकार हम पहचानते हैं, मतलब एग्ज़ाम में हमें इसी प्रकार देखना है कि कौन सा, मतलब जो छंद दिया गया है कौन सा, तो उसे मात्रा के आधार पर हम लोग देख सकते हैं। अगला है कि वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही हैं, ये तो गलत हो जाएगा। गीता और मोहन गा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। गीता और मोहन गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। तो जो
गीता और मोहन गा, ये तो सही, लेकिन इसमें ये गलत है, इसमें भी ये गलत है, इसमें भी ये गलत है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ दो लोगों की बात कही जा रही है, तो बहुवचन में हम प्रयोग करेंगे, तो गा रहे हैं होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। पहला ऑप्शन है कलियु, क्रम, कृषक और किरसानु। तो शब्दों में कौन सा हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। ठीक, तो अगर ऑप्शंस देखें हम लोग, तो कलियु, क्रम, कृषक और किरसानु हमारा जो राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन हम दोबारा देखते हैं। 58, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। क्लियु, क्रम, कृषक और किरसानु। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। अगर हम देखें कि पहले स्थान पर कौन सा आएगा, तो आप लोग अगर देखें तो उसमें ना जो है ये सबसे पहले आएगा। किरसानु शब्द ये पहले आएगा, दूसरे पर आएगा कृषक, तीसरे पर आएगा क्रम और चौथे पर आएगा क्लियु। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चराचरम में कौन सा समास है। तो चराचरम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो द्वंद्व समास है। ठीक, चर, अगर हम इसका सामासिक पद देखें तो चर और आचरम, चर और आचर होगा, चर और आचर। तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे जय पराजय हो गया, सीताराम हो गया। ठीक, इस प्रकार के जो शब्द होंगे हमारे, जैसे रातों रात, दिनों दिन, तो ये दोनों शब्द हमारे क्या हैं, मतलब प्रधान है। दोनों इस पदों में क्या है, प्रधान, दोनों पद प्रधान है। तो ये हमारा यहाँ द्वंद्व समास होगा। अगर बहुब्रीहि समास की हम बात करें तो जो तीसरे की विशेषता बताए वो हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक, अगर हम देखें तत्पुरुष समास, तो इसमें जो हमने अभी कार्य देखे हैं कि कौन सा देखें, कारक वाला, तो इसमें भी तत्पुरुष को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे कौन सा अभिभाव नहीं, सॉरी, कर्ता, तत्पुरुष, कर्म, करण, अधिकरण में पर, संबोधन, मतलब ये सब जो हैं इन्हें भी बांटा गया है। जिन्हें कारक कहते हैं वो तत्पुरुष समास के हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो हमने पहले उपसर्ग की डिफिनेशन देखी है। तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक में हमारा प्रति हो गया, अनुसरण में तो अनु हो गया। उसी प्रकार अभ्यागत में पूछा गया है। तो अभ्यागत का जो हमारा अभी प्लस आगत इसमें है, तो अभी हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो ये सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी हिंदी का हमारा प्रैक्टिस सेट था, और इसके पहले भी मैंने हिंदी के कई प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। तो अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख लें। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मतलब पहली बार जुड़े हैं चैनल से, तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं या जो भी प्रैक्टिस सेट में डालूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जहां ना समझ में आया हो या कुछ ऐसा लगा हो कि इसमें और बताना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो उसे मैं दोबारा बता दूँगी आप लोगों को। आज की क्लास जो हमारी थी यहीं तक थी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।